चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी कुएं की, और कुआं किसका, वो तो ठाकुर का। मेरा क्या, मेरी तो बस भूख है। और इस प्रकार की जो कविताएं ये 1950 के अंदर एक आदमी पैदा होकर लिखता है और सब उसको बहुत ज्यादा वाहवाही देते हैं। थोड़े दिन पहले एक सांसद महोदय भी ठाकुरों को बदनाम करने और वाहवाही करने के लिए इस प्रकार की जो एक कविता है वो सदन के अंदर पाठ करते हैं और उनको थोड़ी बहुत वाहवाही मिलती भी है, मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि 1947 के अंदर देश आजाद हो गया था। और आजाद किससे हुआ था? आजाद तो अंग्रेजों से हुआ था। और अंग्रेज कितने साल थे? 200 साल थे। उसके पहले कौन था? उसके पहले मुगल थे। उसके पहले कौन था? उसके पहले ठाकुर थे, राजा थे। तो यानी कि जो 300 साढ़े 300 साल पहले थे उनके ऊपर मुगलों ने भी गालियां लिखवाई, उनके ऊपर कई सारी कविताएं लिखवाई, उनका बहुत सारा इतिहास नष्ट किया। उसके बाद में अंग्रेज भी आकर ये बोले कि तुम इससे बढ़िया कि मेरे को गाली दो, तुम ऐसा करो कि तुम ठाकुरों को गाली दो। और ये जो प्रक्रिया थी ये प्रक्रिया चलती रही। भारत देश को तोड़ने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद के अंदर जब अंग्रेज चले गए, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, तो वो कांग्रेस के पास में आया और कांग्रेस के अंदर भी ये चीजों को आगे बढ़ाया गया। बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड के अंदर सारे के सारे गलत काम तो ठाकुर की हवेली पर होते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, उसके बाहर तो सब राम राज्य है। मगर उस 350 साल से पहले भी क्या हुआ करता था? राजा तो एक हुआ करता था, उसके 4 5 या 10 12 जितने भी थे बच्चे हुआ करते थे और उनके अंदर से एक राजा बन जाया करता था। और राजा बनने के अलावा बाकी बच्चों का क्या होता था? 2-3 दूसरे काम में लगा करते थे और बाकियों को मिल जाती थी रियासत, और उन रियासत के अंदर वो बन जाते थे ठाकुर। तो जो राजा का बेटा है ठाकुर बन के बहुत दूर जाकर रहना उसको पड़ता था। ऐसी जगह वो पैदा हुआ था, महलों के अंदर, बहुत ही नर्म गद्देदार के अंदर, और उसके बाद के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है जंगल के अंदर, ऐसी जगह जहां पर रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं। तो वो ठाकुर क्या करता था? वो ठाकुर को यह बोला जाता था कि ये जो मिट्टी है ये ठाकुर तेरी है, और यहां पर पहले तो तू कुआं खुदवा, और वो जो कुआं खुदवाएगा उसके अंदर सारी मेहनत तो ठाकुर की लगेगी, तो वो ठाकुर का कुआं हो जाएगा। और उसके बाद के अंदर उसके अंदर बीज लगेगी, बाकी सब चीजें लगेंगी। उसके लिए वो अपने बड़े भाई यानी कि राजा के पास जाया करता था कि भाई थोड़ी बहुत मदद दे दो ताकि मैं कुछ गुजर बसर करके ये जो बंजर भूमि है या फिर ये जो वन क्षेत्र है इसको मैं किसी तरीके से डेवलप करूं, यहां पर रहने के लिए मैं अपनी कोई झोपड़ी बनाऊं, बाद के अंदर कोई शायद कुछ ढंग का कोई हवेली टाइप में बना लूं, जिसको बाद के अंदर उसको पता था कि 300 साल बाद के अंदर सत्ता जाने के 300 साल बाद में हमें इस हवेली के नाम पर बदनाम किया जाएगा। तो वो जो ठाकुर हुआ करता था वो ठाकुर क्या करता था कि लोगों को अपने यहां पर लेकर आया करता था और उनको बोला करता था कि तुम यहां पर खेती बाड़ी करो, अपने जानवरों को जो है बनाओ, मतलब आगे बढ़ाओ, उससे उन जानवरों से दूध मिलेगा, मेरा भी परिवार चल जाएगा। क्योंकि मेरे को कह तो ये दिया गया है कि ये जो जमीन है, ये कुआं है, जो मिट्टी है, ये तुम्हारी है, मगर मेरे पास में काम करने के लिए कोई है नहीं। तो एक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता था जिसके अंदर सभी लोग बराबर हुआ करते थे। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं। थोड़े दिन पहले यहां पर राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ठाकुरों ने यानी कि क्षत्रियों ने एक बड़ा सम्मेलन किया, और वो जो सम्मेलन था उसके अंदर उन्होंने जाकर क्षत्रियों के बारे में काफी सारी बात की। मैं भी वहां पे मौजूद था। वहां पर किसी के भी खिलाफ उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर बात क्या होती है, उस सम्मेलन के बाद में जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं उन सारों को बिठाकर, जो सबसे उच्च कुलीन ठाकुर, जो उच्च कुलीन क्षत्रिय हैं, वो बैठकर उन सबको बुलाते हैं और सबको सम्मानित करते हैं, अपने हाथ से भोजन करवाते हैं। और ये काम कोई यहां वाले जो इस समय के क्षत्रिय हैं उनको ऐसा नहीं है कि इनको कोई गांधीवाद का पाठ आ गया है, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है और उस समय की परंपरा है जिस समय भारत के अंदर ठाकुर राज था, जिस समय भारत के अंदर वो सब चीजें गलत थी जिसके बारे में इस समय बोला जाता है। मगर असल के अंदर देखा जाए तो सभी की सभी जो जातियां थी वो उस समय बराबर रहा करती थी। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जब भी कोई नई ठकुराइन, जैसे किसी की शादी हो जाती थी, ठाकुर की शादी होती थी या उसके बेटे की शादी होती थी, और वो जो बेटा भी आगे जाने के बाद के अंदर कोई नई बंजर भूमि के ऊपर रहेगा, तो उसकी जब नई बिंदनी आया करती थी, बिंदनी मतलब जो उसकी जो वाइफ आया करती थी, तो आने के बाद में सबसे पहले उसको एक धर्म बहन बनाया करती थी वो जो सफाई कर्मचारी होते थे उसके अंदर। और उस समय जो था, जो मतलब जिस प्रकार से आज के तरीके से सीवरेज तो होता नहीं था, तो जो गंदा जो सामान था उसको उठा के ले जाने की जरूरत हुआ करती थी, मगर जो उठा के ले जाने वाली होती थी उसको वो अपनी धर्म बहन बनाया करती थी। धर्म बहन किस लिए? कि कोई भी उसके जो बात हो दूसरों से नहीं कर पाए, मतलब जैसे लोक लिवाज और जो वो है, तो वो अलग से एक धर्म बहन बनाया करती और उसको सारे बेनिफिट मिला करते
करते थे अपनी असल बहन जितने, मतलब ससुराल के अंदर असल बहन जितने उसको बेनिफिट्स मिला करते थे। तो इस प्रकार के जो सेटअप था वो पहले था 300 साल पहले, जिसको आज हम गालियां देते हैं। अब आज की बात आ जाते हैं कि हर एक जाति के अंदर 2, 4, 5% तो फर्जी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं कि देखो हम तो ये फला ठाकुर हैं, कोई कहता है हम तो देखो जी गुजर हैं, कोई कहता है हम तो जी मीणा हैं, कोई कहता है हम तो जाट हैं, हम तो ऐसे ही चलेंगे, आड़ू आदमी हैं, हमारे गाड़ी के पीछे लगा लेगा कि वीर ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण के साथ के अंदर भी कुछ लगाएगा। तो 2, 4, 5% तो देखो हर जाति के अंदर फर्जी लोग होते हैं ही। और अभी थोड़े दिन पहले जिस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा जो ठाकुरों के नाम पर कुछ जो 2, 4, 5% लोग हैं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो ठाकुर ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। ये हमेशा से निशाने पर रहते हैं, कोई नई बात है नहीं। इसके अंदर सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी अभी हाल ही के अंदर हुई थी ना, जो हर कोई बोलते हैं कि इतिहास बचाने के लिए कोई ढंग के शालीन ठाकुरों ने ढंग से बात कही थी कि देखिए इतिहास के साथ में तोड़ मरोड़ नहीं की जाए। अभी मैंने जो आपको बात बताई है आधी से ज्यादा तो आपको इसके बारे में भी पता नहीं हुई होगी, मगर उन्होंने एक बात को शुरुआत की और उसके बाद के अंदर ड्रामेबाजों ने उन आंदोलनों के ऊपर कब्जा कर लिया। पिछले 75 साल से यहां पर ठाकुर संवैधानिक रूप से कोई भी ठाकुर नहीं है, संवैधानिक रूप से किसी का भी यहां पर राज नहीं है। और आज आप मतलब 75 साल के अंदर 3 या 4 जनरेशन निकल गई है, ऐसी जनरेशंस निकल गई हैं जिनके पास में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो दूसरे के पास में अधिकार हो और उनके पास में ज्यादा हो। मगर आज भी आप उनको और उनके पूर्वजों को इस प्रकार से अगर निशाना बना रहे हो तो कोई ह्यूमन राइट्स नाम की चीज होती है? इनको आप जिंदा तो रहने दीजिए। इनके अगर पूर्वजों ने राज किया था, आपको पसंद आए नहीं आए, आप चाहे मुगलों के एजेंट मानो अपने आप को, ब्रिटिशर्स के जो गुलाम अपने आप को मानो, मगर कम से कम अब तो इनको छोड़ दो। आप ये चाहते हो कि आप इनको जान से ही मार दोगे, आप इनको यहां से भारत से ही निकाल के भेज दोगे? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, या जो भी सांसद हो, जो भी हो आप। और अगर आप इस बात को अगर ढंग से समझते हो तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बात बोलने का अधिकार रखने से पहले आपको इस बात को सोचने का अधिकार रखना चाहिए कि संविधान से चलता है यह देश, और उस संविधान के अंदर किसी भी जाति को ऊंच और नीच नहीं माना जाता। और अगर 75 साल के अंदर भी यह सब नहीं हो पाया है तो उस संविधान की जरूरत क्या है? उसको चेंज कर दो, ठाकुर राज ले आओ दोबारा से, या फिर आप अपने जो खास मुगल हैं उनका राज ले आओ, या फिर अंग्रेजों का वापस राज ले आओ जो कि जाते हुए आपके पास में वो सत्ता छोड़ के गए हैं। ये सब चीजों को बंद तो बिल्कुल नहीं होंगी, मगर आपको बस इन चीजों को पता होना चाहिए। और सोच का जो नजरिया है लोगों का बिल्कुल जीरो हो चुका है। मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से किसी भी चैनल के ऊपर मैं नजर आता हूं, मैं आपको एक नए सोचने की दिशा की तरफ एक प्रेरित करता हूं। अगर आप उससे प्रेरित होते हैं तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर यह अव्यवस्था है, मान लीजिए अगर यह अवस्था है तो यह किसने फैलाई है, और अगर यह अव्यवस्था नहीं है तो जो कविताएं ठाकुरों के खिलाफ लिखी गई है वो मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं और अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लिखी गई? और अंग्रेजों के खिलाफ वाली कितनी ऐसी कविताएं हैं, मुगलों के खिलाफ वाली कितनी ऐसी कविताएं हैं जो कि सदन के अंदर आपने पढ़ी हैं और क्यों नहीं पढ़ी? इसी बात के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।